मान लीजिए कि आपने अपना रिजल्ट चेक किया और आपके नाम के आगे लिखा हुआ है रैंक 01 विथ मनोविज्ञान ऑप्शनल। तो आपकी प्रसन्नता का, आपकी माता पिता की प्रसन्नता का और आपके चाहने वालों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही आपका कोई मित्र जिसका इस बार रिज़ल्ट में नाम भी नहीं है, जो 700 रैंक भी हासिल नहीं कर पाया, ज़रा उसके बारे में सोचिए, उसको कितना दुख हो रहा होगा। साथ ही साथ उनके बारे में सोचिए जो आपसे जलते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो नहीं चाहते कि आप रैंक हासिल करें, आप कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें जीवन में। ठीक है, साथ ही साथ उनके बारे में विचार करिए जो पिछले 5 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस बार भी वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपनी रैंक हासिल नहीं कर पाए। रैंक तो छोड़िए, लिस्ट में उनका नाम भी नहीं आ सका। ज़रा सोचिए उनके बारे में। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, जो है संवेग। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के संवेग हैं जो मनुष्य अपने जीवन काल में महसूस करता है और उनको जानता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा, प्रसन्नता, दुख होना, ईर्ष्या, है ना, और अपनी आशा के अनुरूप प्रदर्शन न कर पाने के कारण अपने आप से क्रुद्ध है ना। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर सका। ठीक है, और भी कुछ संवेदनाएं हैं, वो है हर्ष, दुख, आशा, प्रेम, उत्तेजना, क्रोध, गुस्सा आना, घृणा, है ना, किसी से नफरत करना, ईर्ष्या करना तथा अनेक अन्य भावनाएं। तो ऐसी ही जो सब अन्य भावनाएं हैं, ये हम सब अपने दिनचर्या में कहीं ना कहीं अनुभव करते ही हैं। ठीक है, संवेग जो इमोशन है, इसको अक्सर इस भावना भी कहते हैं तथा मन स्थिति का पर्यायवाची समझा जाता है। ठीक है, ऐसा हम रोज़मर्रा के जीवन में यह नहीं कहते कि अरे आज हमारा संवेग खराब है आपने भी नहीं कहा होगा। आप कहते हैं कि अच्छा हमारी मन स्थिति ठीक नहीं है ना, आपकी भावना, आप जो फील कर रहे हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो भावना संवेग के सुख दुख की विमाओं को निर्दिष्ट करती है। ठीक है, भावनाएं क्या है कि आप इमोशन कैसा फील कर रहे हैं आप। ठीक है, इसमें अक्सर शारीरिक क्रियाएं भी अंतर्निहित होती हैं। जब हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको ख़राब लगता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, है ना, और हमको कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं मन स्थिति की, तो मन स्थिति क्या है, लंबे समय तक चलती है ना, कि हमारी मन स्थिति ठीक नहीं है, कि हमको कुछ अच्छा ही फील नहीं हो रहा है 6-6 महीने तक, 3-3 महीने तक, 2-2 महीने तक, उसे कहते हैं मन स्थिति, है ना। मन स्थिति जो है संवेग से कम तीव्र होती है। संवेग क्या है, आप परीक्षा में पास हो गए, बहुत प्रसन्न हैं आप, ठीक है, तो मन स्थिति आपकी कितनी है, वो थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन जो मन स्थिति है ये लंबे समय तक के लिए होती है। दोनों ही पद संवेग के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक संकुचित हैं, है ना। जो संवेग जो है आपका इमोशन, और ये जो दोनों पद हैं ये क्या है, अधिक संकुचित है। संवेग उद्वेलन जैसे अराउजल, आत्मनिष्ठ भावनाओं, है ना। आत्मनिष्ठ भावनाओं से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप जो स्वयं के प्रति फील करते हैं, ठीक है, तथा संज्ञानात्मक व्याख्या, है ना, संज्ञानात्मक व्याख्या जो आपकी कॉग्निशन होता है, ये बताएंगे आगे, एक जटिल स्वरूप होता है। ठीक है, संवेग जो इमोशन है हमारा, संवेग मतलब इमोशन, हम अनुभव करते हैं, हमारे भीतर गति लाते हैं। अगर आप दुख में हैं तो आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। अगर आप प्रसन्नता में हैं तो आप तरह तरह से लोगों को फ़ोन करके उनसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, आप खुश हैं, तथा इस प्रक्रिया में शरीर क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं अंतर्निहित होती हैं, है ना। तो जब भी आप खुश होंगे, दुख होंगे, करुणा का भाव होगा, क्रोध होगा, तो इसमें आपका शरीर भी काम करेगा, साथ ही साथ आपका मनोवैज्ञानिक जो आपका दिमाग है वो भी वैसे काम करेगा। संवेग एक आत्मनिष्ठ भावना है ना, जो इमोशन है। हो सकता है कि आपको 12वीं का पास होने पे जितनी खुशी हो, है ना, उतनी एक मान लीजिए जो गरीब परिवार से है ना, उसको 12वीं में पास करने पे जितनी खुशी होगी उतनी आपको हो सकता है ना हो, आपके लिए एक मामूली बात हो। इसका मतलब संवेग का अनुभव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। ठीक है, आपको मान लीजिए 10,000 रुपये की नौकरी लगी है, ठीक है, किसी कंपनी में, तो आपके लिए हो सकता है वो आम बात हो, लेकिन जो आपसे कम पढ़ा लिखा है, जो आपसे थोड़े से निचले स्तर का है ना, तो उसको हो सकता है प्रसन्नता हो कि अरे वाह, मैं तो 2,000 की नौकरी करने वाला था, कहाँ मुझे 10,000 की नौकरी मिल गई, है ना। तो ये जो संवेग है, जो इमोशन है ना, एक आत्मनिष्ठ भावना है, व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्नता होती है। आधुनिक मनोविज्ञान ने मूल संवेगों को पहचानने का प्रयास किया है। तो आज का जो हमारा प्रश्न आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान क्या काम कर रहा है, तो आधुनिक मनोविज्ञान ने क्या किया है, जो मूल संवेग है उनको पहचानने का काम किया है, और देखा है कि 6 संवेग हैं जो अनुभव किए जाते हैं, है ना, और पहचानते हैं। कौन कौन सा है, पहला है क्रोध, यानी कि गुस्सा करना।
ठीक है, आपके मनपसंद चीज़ खाने को नहीं बनी तो आप घर पे गुस्सा करते हैं कि मम्मी आपने आज पनीर की सब्ज़ी क्यों नहीं बनाई। विरुचि, आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आपका इमोशन है कि आपकी इंटरेस्ट नहीं है उसमें। उसी के साथ साथ भय, आपको प्रीलिम से ठीक 2 दिन पहले भय लगता है कि अरे मेरा इस बार होगा कि नहीं। प्रसन्नता, आपका नंबर आने पे, रोल नंबर देखने पे पीडीएफ में, और आपका खुशी होने पे प्रसन्नता होती है। दुख, किसी के चले जाने पे, है ना, किसी ने अगर आपके साथ विश्वासघात कर दिया जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तो भी दुख होता है। और आश्चर्य, आश्चर्य कैसा कि जिस दिन आप हमारी किताब देख लेंगे आपको आश्चर्य होगा, उस प्रकार से आश्चर्य। ठीक है, तो यहीं पे एक वैज्ञानिक थे इजार्ड, उन्होंने 10 मूल संवेगों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया है। तो 6 तो आप जानते ही हैं, ये हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या बढ़ा दिया, हर्ष बढ़ा दिया, ठीक है, अवमान बढ़ा दिया, अपराध, अभिरुचि तथा उत्तेजना। इसी के साथ साथ जो एक प्लुटचिक नाम के थे उन्होंने 8 बताए। ठीक है, पहले 6 बताए थे, नॉर्मल सब जानते हैं, फिर इजार्ड ने बताया 10 और उसके बाद प्लुटचिक ने बताया 8। ठीक है, अन्य सभी संवेग इन्हीं मूल संवेगों के विभिन्न मिश्रणों के ही परिणाम होते हैं। उन्होंने इन संवेगों को 4 विरोधी युग्मों के रूप में प्रस्तुत किया। तो इन्होंने कैसे प्रस्तुत किया, 4 विरोधी युग्मों के रूप में। मतलब अगर हर्ष है, खुशी है तो विषाद, तो इस प्रकार से दुख भी होगा। स्वीकृति है ना, तो किसी चीज़ को अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो विरुचि भी होगी, किसी चीज़ को आप अस्वीकार भी करेंगे। अगर आपको भय है, इसी के साथ साथ आपको क्रोध भी होगा। तथा आश्चर्य है, अरे ये कैसे हो गया, इसी के साथ साथ पूर्वाभास भी है कि या नहीं ये तो होना ही था। ठीक है, तो ये सब प्रकार अलग अलग प्रकार के क्या हैं, इमोशन है। ठीक है, संवेग हैं। संवेगों में तीव्रता है ना, उच्च या निम्न। आप कोई 5 रुपये, अगर आपको मान लीजिए 100, आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको 100 रुपये पड़े हुए मिले, ठीक है, तो आपकी प्रसन्नता और एक जो सड़क पे आप जो देखते हैं बच्चे घूमते हैं, ठीक है, काम करते हैं दिन का अपना, उनको अगर 100 रुपये मिले तो दोनों की प्रसन्नता में आप देखेंगे डिफरेंस है। आपको शायद उतनी खुशी ना हो लेकिन उनको हो सकती है। तथा गुणों, प्रसन्नता, दुख, भय के आधार पर अंतर होता है। ठीक है, तो इमोशन जो है, संवेग है, ये आत्मनिष्ठ होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, इसको नोट कर लीजिएगा कि ये क्या होते हैं, इनकी गति जो है, तीव्रता, वो अलग अलग होती है। गुण भी अलग अलग होते हैं कि प्रसन्नता है कि दुख है कि भय है। आत्मनिष्ठ कारक तथा स्थितिपरक संदर्भ संवेगों के अनुभव को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप जो महसूस कर रहे हैं, आपकी जो इमोशन है, आपका जो संवेग है, आप किस स्थिति में है ना, उस हिसाब से आपके जो इमोशन है, जो संवेग है, उनका अनुभव आप करते हैं। इसमें कौन कौन से कारक हैं, पहला है लिंग, एक महिला का और एक पुरुष का, दोनों का ही संवेग अलग अलग होता है। व्यक्तित्व, आप किस प्रकार से हैं, आप अंतर्मुख हैं, आप बहिमुख हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको लोगों से बात करना पसंद है, आपको नहीं पसंद है। तथा कुछ प्रकार की मनोविकृतियाँ। ठीक है, आपको मान लीजिए कोई डिसऑर्डर है, आपको पसंद नहीं है कि लोग आपसे बात करें। ठीक है, कोई आपको घूर के देखता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, साक्ष्य बताते हैं, मतलब जो एविडेंसेस हैं वो ये हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्रोध के अतिरिक्त, मतलब एक पुरुष है एक महिला है, ठीक है, तो पुरुषों की अपेक्षा, मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्रोध के अतिरिक्त, मतलब महिलाओं को गुस्सा नहीं आता, ऐसा कह रहे हैं, अन्य संवेगों का अधिक तीव्रता से अनुभव करती है। मतलब पुरुषों की तुलना में क्रोध महिलाओं को कम आता है। इनके कहने का मतलब ये है, पुरुषों में क्रोध को अधिक तीव्रता, आप देखेंगे पुरुषों हमेशा लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, है ना, क्रोध को अधिक तीव्रता तथा अधिक आवृत्ति में अनुभव करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब पुरुषों को गुस्सा भी ज़्यादा आता है, उसकी इंटेंसिटी भी बहुत हाई रहती है और जल्दी जल्दी भी आता है, बजाय महिलाओं के। इस लिंग भेद को पुरुषों तथा महिलाओं से जुड़ी सामाजिक भूमिकाओं पर आरोपित किया जाता है। तो जो समाज है उसमें क्या पुरुषों को किस तरह देखा जाता है, स्पर्धात्मक, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव पुरुषों को देखा जाता है कि एक पुरुष दूसरे पुरुष से कैसे आगे है। लेकिन महिलाओं को कैसा देखा जाता है, संबंधन एवं देखभाल, मतलब संबंधन मतलब वो सभी को मिला जुला के रखेंगी महिलाएं जो हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, देखभाल करेंगी अपने घर परिवार बच्चों की, है ना। पुरुषों से उम्मीद नहीं करेंगे कि आप वो देखभाल करेंगे, वो तो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और कमाई पे ध्यान देंगे। जो स्पर्धा की बात हो रही है, मेन रूप से यहाँ कमाई से बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से भी अन्य सामाजिक भूमिकाओं पर आरोपित किया जाता है कि किस समाज में क्या कैसा चल रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे संवेगों के शरीर क्रियात्मक आधार, ठीक है, कि हमारे शरीर में क्या क्या होता है। मान लीजिए आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि आप जितनी आराम से आप लेट के ये वीडियो देख रहे हैं उतनी ही आराम से आप उस समय आपकी मानसिक स्थिति और आपका जो शरीर काम करेगा वैसा नहीं होगा। क्या होगा, आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके हाथ पांव ठंडे पड़ सकते हैं, आपके हाथों में पसीना आ सकता है, आपके माथों पे बल पड़ सकता है, आप चिंता में अपना पैर हिलाने लग सकते हैं, शेक करने लग सकते हैं। तो ऐसा सब होता है क्यों, क्योंकि आप कुछ संवेग, आप कुछ इमोशन उस टाइम फील कर रहे होते हैं, और जिसका उत्तर कौन देता है, आपका शरीर देता है, ठीक है। जब हम उत्तेजित, भयभीत या क्रुद्ध होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एकदम अराउज्ड हैं, एकदम उत्तेजित हैं,
या फिर आप बहुत डरे हुए हैं या एकदम गुस्से में हैं, तो इन शारीरिक परिवर्तनों को चिन्हित करना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो बता सकते हैं आप किसी को देख के कि ये गुस्से में है। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको सीट नहीं मिली, तो क्या करते हैं आप? लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी को मालूम भी नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो देख के बता देंगे कि अच्छा ये भाई साहब लोग सीट नहीं मिलने के कारण लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आप किसी चीज़ के बारे में उत्तेजित या क्रोध होते हैं तो आपके अनुभव किया होगा कि आपकी हृदय गति बढ़ जाती है। तो क्या होता है? आपका दिल एकदम ज़ोर से धड़कने लगता है, ठीक है, जब आप उत्तेजित रहते हैं या फिर क्रुद्ध होते हैं। सिर चकराने लगता है, ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले ही टेंशन में क्या होता है? सिर चकराने लगता है, पसीना आने लगता है तथा हाथ पाँव में कंपन होने लगता है। परिष्कृत उपकरणों की सहायता से, है ना, आप जानते हैं साइकोलॉजी जब भी हम पढ़ते हैं, मनोविज्ञान, तो कुछ ना कुछ टेस्ट वगैरह होता रहता है। तो इन उपकरणों की मदद से क्या किया जाता है? शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का यथार्थ मापन, ठीक है। हम शरीर की जो क्रियाएं हैं, कितना टेंशन है, कितने हाथ पाँव हिल रहे हैं, कितने पाँव ठंडे हैं, इस प्रकार की बातों से हम क्या कर सकते हैं? माप कर सकते हैं, मतलब उनको मेजर कर सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र दोनों ही संवेगात्मक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किसमें? संवेगात्मक प्रक्रिया, है ना, आपका जो इमोशन है इसकी क्या प्रक्रिया होगी, आपका शरीर किस तरह से काम करेगा उसके बारे में। संवेग का अनुभव, है ना, इमोशन का अनुभव तंत्रिका शरीर क्रियात्मक सक्रियकरण की श्रृंखला पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये किस पे निर्भर करता है? आपकी जो तंत्रिका शरीर क्रियात्मक सक्रियकरण एक श्रृंखला होती है उस पर निर्भर करता है। इसमें आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आपने पिछला वीडियो देखा था, माइंड का बताया था उसमें, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। चेतक होता है आपका, अचेतक होता है। अचेतक तो आपको काफ़ी अच्छे से मालूम होगा। दूसरा होता है उपवलकुटीय व्यवस्था तथा प्रमस्तिष्कीय वलकुट, ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से अंतर्निहित होते हैं। तो आपकी जो आप जो भी इमोशन फील करते हैं, प्रसन्नता, दुख, दर्द, करुणा, आप जो भी अनुभव करते हैं वो किस पे निर्भर करता है? चेतक, अचेतक, उपवलकुटीय व्यवस्था तथा प्रमस्तिष्कीय वलकुट, इन सब पे। वे व्यक्ति जिनके मस्तिष्क के इन क्षेत्रों में व्यापक क्षति हो जाती है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी संवेगात्मक योग्यताएं दोषपूर्ण होती हुई देखी गई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टीवी में, सीरियलों में, लोगों में, अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो कि मतलब अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो भी वहाँ पे लोग हंसते हैं, ठीक है। वो पागल नहीं है, बस उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उनका कुछ ना कुछ पार्ट इसमें डैमेज हो गया है, ठीक है। वो इमोशन ही नहीं फील कर पा रहे कि किसी के मर जाने पे क्या दुख होता है, वो दुख है समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या किया लोगों ने? एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, किस पे? शिशुओं तथा वयस्कों में विभिन्न मस्तिष्क के क्षेत्रों में चयनात्मक सक्रियकरण, ठीक है। तो जो अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या किया उन्होंने? सक्रियकरण किया, ठीक है, अलग अलग तरीके से। किसी का चेतक में बढ़ा दिया ज्ञान, इस तरह की बातें, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि इमोशन के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं शरीर के अकॉर्डिंग कि शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके लिए मापन के लिए एक विधि है ना, परिष्कृत उपकरणों को यूज़ करके, है ना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं संवेग के शरीर क्रियात्मक सिद्धांतों में सबसे पुराना सिद्धांत जो है वो है जेम्स लैंग थ्योरी, ठीक है। जेम्स लैंग का सिद्धांत कब आया था? 1884 में। मतलब सोचिए आप, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, ठीक उसके एक साल पहले जेम्स लैंग थ्योरी, मतलब ये भाई साहब लोगों के इमोशंस से खेल रहे थे, मतलब उसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जब हमने आज़ादी के बारे में सोचा भी नहीं था उसके पहले, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय उद्दीपक विसेरा या अंतरांग, मतलब एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है ना, आपके जो एनवायरनमेंट है उस वजह से शरीर क्रियात्मक अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, है ना। आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे क्या होता है, आपके शरीर में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, है ना, जो कि पेशीय गति से संबंध होते हैं। फिर आपके क्या होता है, आपके मसल में टेंशन आने लगता है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं ये एग्जाम्पल, ठीक है। 9.5, मान लीजिए कोई सड़क दुर्घटना होती है, ठीक है। आपका कभी एक्सीडेंट अगर ना हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कुछ कारणवश अगर एक्सीडेंट छोटा मोटा या आपने देखा हो, तो क्या होता है उस समय आपकी जो हृदय की गति है वो बढ़ जाती है, ठीक है, पसीना आने लगता है और आपको क्या होता है उसके बाद? भय, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। तो जो सड़क दुर्घटना है वो क्या है? उद्दीपक आपके पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण में क्या था? वो उद्दीपक स्टिमुलस था। इसने क्या किया? आपके शरीर में विशिष्ट शरीर क्रियात्मक परिवर्तन किया। अब कैसे? आपके हृदय की गति बढ़ गई, पसीना आने लगा। इसके बाद क्या हुआ? शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का प्रत्यक्षण, ठीक है, परसेप्शन। और उसके बाद क्या हुआ? अनुभूत संवेग, जो था क्या था इस कंडीशन में? भय था, ठीक है। फिर आपने भय का अनुभव किया, सड़क दुर्घटना हुई, आपकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ, पसीना आने लगा, खून निकलने लगा, हृदय गति बढ़ने लगी, और इसके बाद क्या हुआ? आपको डर लगने लगा। ये किसका सिद्धांत है? ये है जेम्स लैंग का संवेग सिद्धांत, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या कहा है। उदाहरण के लिए
अप्रत्याशित अत्यंत तीव्र शोर के द्वारा चौंकना। आप मान लीजिए शांति से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एकदम से क्या होता है, ज़ोर से बम फटता है, तो क्या होता है, आपके ध्यान एकदम से आपका डर जाते हैं आप, ठीक है, हल्का सा, और एकदम से क्या हुआ, बिचक जाते हैं, जैसे कहते हैं हिंदी में, वो हो जाता है। आंतरांगी तथा पेशियां अंगों में सक्रियकरण को उत्पन्न करता है, ठीक है। जब आप एकदम चौंक जाएंगे तो क्या होगा, आपकी मसल्स जो है एकदम टाइट हो जाएंगी, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आप महसूस करते हैं, जिसका अनुसरण करता है संवेगात्मक उद्वेलन, जिससे क्या होता है, आपके इमोशन में एकदम से भय आता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जेम्स लैंगे सिद्धांत का तर्क यह है कि आपके शारीरिक परिवर्तनों का आपके द्वारा किया गया प्रत्यक्षण, ठीक है, आपके जो शरीर में परिवर्तन होता है, ठीक है, उससे जो आप प्रत्यक्षण करते हैं, मीन्स आपको जो परसेप्शन है, जैसे आपको पसीना आ रहा है, आपको हाथ पाँव आपके काँप रहे हैं इंटरव्यू से ठीक पहले, तो क्या हो रहा है, आप परसेप्ट करते हैं, अच्छा मतलब मेरे को थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ठीक है। किसी घटना के बाद सांस का तेज चलना, ठीक है, उसके बाद हृदय की तेज़ धड़कन, टांगों का दौड़ना, जैसे बताया था आपके इंटरव्यू के पहले पैर कांपते हैं, संवेगात्मक उद्वेलन को उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है, आपका जो संवेग है, जो इमोशन है, वो भय का आने लगता है, ठीक है। तो सिद्धांत से क्या समझे कि विशिष्ट घटनाएं, ठीक है, या उद्दीपक स्टिमुलस विशिष्ट शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों को उत्तेजित करती है। आपके शरीर में कुछ ना उत्तेजना आ जाती है, शरीर में क्रिएशन होने लगता है। इन परिवर्तनों का जिस प्रकार से प्रत्यक्षण करता है ना, जो व्यक्ति है, आपके साथ जो घटना घट रही है, इसका जिस प्रकार से आप प्रत्यक्षण करेंगे, संवेगों की अनुभूति है ना, जो इमोशन है उसकी जो अनुभूति जो आप फील करेंगे, किसका परिणाम होती है, उसी का। ये सब किसने कहा, ये सब कहा जेम्स लैंगे की थ्योरी ने, सिद्धांत ने, ठीक है। इसी के बाद क्या हुआ, इसको बहुत आलोचना हुई। जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है क्या होती है, उसकी आलोचना है, क्यों हुई ये देखते हैं। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आते हैं कैनन बार्ड सिद्धांत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला जेम्स लैंग थ्योरी ध्यान रखनी है, जेम्स लैंग का सिद्धांत। दूसरा है कैनन बार्ड की थ्योरी। ये क्या दावा करती है कि संवेगों की सारी प्रक्रिया की मध्यस्थता चेतक के द्वारा की जाती है, ठीक है। वहाँ क्या कह रहे थे, पहले आपके शरीर में हलचल होगी और उसके बाद आगे आप जो अनुभव कर रहे हैं संवेग का, वो करेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, संवेगों की सारी प्रक्रिया की मध्यस्थता चेतक के द्वारा की जाती है। आपके मस्तिष्क में एक जगह होती है, जैसे कहते हैं चेतक, वो करता है, जो कि संवेग उद्दीप्त करने वाले उद्दीपकों के प्रत्यक्षण के पश्चात, मतलब आपका जो इमोशन आप है, जो स्टिमुलस है, वो क्या होता है, वो स्टिमुलस को जब आप परसेप्ट करते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, इस वजह से यह सूचना सहकालिक रूप से प्रमस्तिष्कीय वल्कुट, कंकाल पेशियों तथा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को देता है। अभी आपके लिए इतना सुन लीजिए, अभी आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम दिखाएंगे कि कौन सा क्या होता है प्रॉपर उसका, ठीक है। इसके बाद प्रमस्तिष्कीय वल्कुट पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रत्यक्षित उद्दीपक की प्रकृति का निर्धारण करता है। यह संवेग के आत्मनिष्ठ अनुभव का निर्धारण करता है। इसको फिर से सुनिए, क्या होता है कि जब कोई स्टिमुलस है, कोई उद्दीपक है, तो कहाँ जाएगा, आपके पहले चेतक में जाएगा, ठीक है। चेतक में कौन कौन है, आपके जो सूचना जाएगी, प्रमस्तिष्कीय वल्कुट, कंकाल पेशियों तथा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि अच्छा ये भय का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रमस्तिष्कीय वल्कुट पूर्व अनुभव के आधार पर, मान लीजिए आपने बचपन में भय का अनुभव किया, इस सड़क दुर्घटना के बाद आपको फिर से भय हो रहा है, ठीक है, तो एक आपके जो पहला वाला भय था वो कहाँ चला गया है, प्रमस्तिष्कीय वल्कुट है ना, वहाँ पे क्या है, आपका पहले से अनुभव डला हुआ है कि जब भय होगा तो ऐसा ऐसा होगा, के आधार पर प्रत्यक्षित उद्दीपक की प्रकृति। अच्छा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये भी भय ही है, ठीक है। यह संवेग के आत्मनिष्ठ अनुभव का निर्धारण करता है, ठीक है। इसी समय अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां शरीर क्रियात्मक उद्वेलन उत्पन्न करते हैं, जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए तैयार करते हैं। इसको समझते हैं हम चित्र के माध्यम से, ठीक है। ये स्टिमुलस था, उद्दीपक चेतक में जाएगा, चेतक क्या बोलेगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को और मांसपेशियों को क्या करेगा, सिकुड़ेगा, आपके हाथ पाँव कांपने लगेंगे इस प्रकार से। लेकिन साथ ही साथ वो जो चेतक है वो क्या करेगा, आपका जो प्रमस्तिष्कीय वल्कुट है उसको एक्टिव कर देगा। वहाँ से क्या होगा, संवेगों के आत्मनिष्ठ अनुभव, आपने जो इमोशन पहले फील किया होगा, ठीक है, दुख का, दर्द का, भय का, उसको कौन काम करेगा, इसका प्रमस्तिष्कीय वल्कुट। और जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियाँ हैं वो क्या करेंगी, आपके शरीर में जो परिवर्तन होंगे है ना, उसको करेंगे। जिसके बाद क्या करेंगे, आप क्रिया करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप समझ गए, दोनों थ्योरी समझ गए, कैनन बार्ड का संवेग सिद्धांत और जेम्स लैंग का, ठीक है। जो तो जेम्स लैंग ने क्या कहा था कि आपके दिमाग में क्या होता है, आप जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ, आपके दिमाग में हाथ पाँव में पसीना आने लगेगा, उसके बाद आप वो भय का अनुभव करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कैनन बार्ड का, कि उद्दीपक आएगा, स्टिमुलस आएगा, एक्सीडेंट होगा, उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन चेतक में जाएगी, चेतक से जाएगी प्रमस्तिष्कीय वल्कुट में, वहाँ से आप देखेंगे कि पुराना क्या अनुभव किया था आपने, और उसी के साथ साथ आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों में जाएगा, जो क्या करेगा, आपके शरीर क्रियात्मक परिवर्तन जो क्रिया संभव बनाते हैं, ठीक है।
तो ये 2 थ्योरी थी, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 तंत्रों में विभक्त होता है। अब यहाँ पे 2 तंत्र आएंगे, ठीक है। एक आएगा अनुकंपी तथा परानुकंपी। मैं जान रहा हूँ आपको यहाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको सुनिए पूरा। अगले वीडियो में आपको पूरा मैप बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है, और तब आप इसको लिंक कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। एक दबावमय स्थिति में अनुकंपी तंत्र शरीर को स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका प्रीलिम्स है 20 तारीख को, 10 तारीख को क्या है, आपको टेंशन हो रही है कि इतना सारा प्रेशर है, इतना सारा पढ़ना है, कैसे होगा, ठीक है। तो आपका जो अनुकंपी तंत्र है ना, वो शरीर को क्या करेगा, स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है, ठीक है। समझ गए आप। यह व्यक्ति के आंतरिक परिवेश को सशक्त करता है, आपके जो अंदर चल रहा है, इंटरनली चल रहा है, उसको क्या करता है, मजबूत करता है। और हृदय गति, आपके दिल की धड़कन को क्या करता है, नॉर्मल रखता है। रक्तचाप, जो बोलते हैं बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, वो यही से होता है। रक्त में शुगर की मात्रा कम ज़्यादा, ग्लूकोज बढ़ गया, वो सब है ना, उसके लिए नियंत्रित करता है कौन, अनुकंपी तंत्र। अब आप समझ गए। दूसरा देखते हैं, यह व्यक्ति में शरीर क्रियात्मक उद्वेलन का उत्प्रेरण करता है, ठीक है। आपके शरीर में कुछ अगर क्रियाएं होनी है तो कैसी होंगी, वो भी कौन बताता है, अनुकंपी तंत्र। इसी के साथ साथ संघर्ष अथवा पलायन अनुक्रिया, ठीक है। आपको लगता है कि अरे मैं थोड़ा सा और फाइट करूंगा तो एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, आपको लगता है अरे नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं कैसे करूँगा, तो ये है, इनके लिए तैयार कौन करता है, अनुकंपी तंत्र। ये समझ गए आप। अब देखते हैं, जब खतरा टल जाता है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो गया, तब जो है परानुकंपी तंत्र सक्रिय हो जाता है तथा संतुलन वापस लाने के लिए शरीर को शांत करता है। अब आपको लगता है कि अच्छा एग्ज़ाम तो हो गया, अब जो होना था वो हो गया, ठीक है। तो वापस संतुलन में लाने के लिए कौन काम करेगा, परानुकंपी तंत्र, ठीक है। वह ऊर्जा संरक्षण तथा पुनर्नवीकरण करता है तथा व्यक्ति को सामान्य स्थिति में पुनः लौटाता है, ठीक है। 2 हो गए। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 कौन से हैं, पहला है अनुकंपी, ठीक है, जो दबाव में स्थिति को क्या करता है, कंट्रोल करता है, प्रेशर को आपके ऊपर हावी नहीं होने देता, ठीक है। ये डिपेंड करता है केस टू केस, लेकिन नॉर्मली सब लोग कर लेते हैं। उसके बाद परानुकंपी क्या होता है, परानुकंपी जब संघर्ष आपका हो गया, खतरा टल गया, उसके बाद मान लीजिए आपने शेर देखा, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आप बैठे हैं, आपके घर में सामने एकदम से शेर आ गया, ठीक है, क्या होगा बताइए आप। दबाव में स्थिति है, शेर आपके सामने है, अगर आपने सांस ली तो आप ख़त्म, ओके। तब आपका शरीर क्या करेगा, आपकी जो ब्रीथ है, आपकी जो सांसें हैं, आपका जो हार्ट रेट है, आपका जो बीपी है, आपका जो शुगर है, इसको कंट्रोल करेगा, आप समझिए। और जैसे ही शेर चला गया, उसके बाद क्या होगा, आपका जो परानुकंपी तंत्र है वो एक्टिव हो जाएगा, शरीर को वापस उसी स्थिति में ले आएगा और आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्र यद्यपि परस्पर विरोधी, ठीक है, आप देख रहे हैं विरोधी है, वो कंट्रोल कर रहा है और ये वापस संतुलन में ला रहा है, से कार्य करते हैं, किंतु वे संवेगों के अनुभव, आप कुछ ना कुछ इमोशन तो फील कर ही रहे थे जब आपने शेर को देखा सामने, तथा अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में परस्पर पूरक है। तो मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, दोनों हमेशा साथ में चलते हैं, ठीक है। जैसे माता का रोल अलग है, पिता का रोल अलग है, लेकिन इन दोनों के बिना जीवन मुश्किल, कठिन और हो सकता है, ठीक है। तो माता पिता को साथ में लेके चलें और पढ़ाई करें। और ये है इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे संवेगों के संज्ञानात्मक आधार, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरियाँ आपको क्लियर होनी चाहिए, कैनन बार्ड की और जेम्स लैंगे की। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।